तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मुंजिया और ये मुंजिया मूवी इंडिया में आज रिलीज हुई है। और इसको लेकर खास बात तो ये है कि इस वाली मूवी को भी उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने स्त्री मूवी को बनाया था और इसीलिए मुंजिया मूवी के अंदर भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। इसके साथ अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी भी काफी अच्छी है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी मुंजिया मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के अंदर मुंजिया जरूर लिखें या फिर अगर आप चाहें तो गुड, वेरी गुड या फिर ऐसे किसी और वर्ड को भी लिख सकते हैं। और ये सब इसीलिए ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कोनकान से, जो कोनकान महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पर जब कहानी शुरू होती है तब साल होता है 1952। महाराष्ट्र के कोनकान के गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम गोटिया होता है और उसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। और गोटिया इस गाँव में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था और गोटिया की बहन उससे 1-2 साल छोटी होती है। यहीं पर गोटिया जिस घर में रहता था उसके बगल वाले घर में कुछ और लोग रहते थे और यहीं पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मुन्नी और गोटिया मुन्नी से प्यार करता था। लेकिन फर्क ये था कि जहाँ गोटिया की उम्र 10 से 12 साल थी वहीं पर मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और इसीलिए मुन्नी की उम्र 18-19 साल थी। लेकिन गोटिया तब भी मुन्नी से प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उसकी शादी मुन्नी से हो जाए। लेकिन मुन्नी के घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लेकिन जिससे मुन्नी की शादी फिक्स होती है वो जिस दिन मुन्नी से शादी करने आता है उसी दिन गोटिया उस दुल्हन के खाने में चूहे मारने का जहर डाल देता है। हालांकि उस खाने से दूल्हा बच तो जाता है लेकिन इस बारे में बाकी सबको पता चल जाता है। और जैसी गोटिया की मां इस बात को जानती है वैसी वो गोटिया को पकड़ के अपने घर में लाती है और गोटिया को मारने के लिए एक बड़ा सा चाबुक निकालती है और उस चाबुक से गोटिया को बहुत मारती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो गोटिया किसी से नहीं डरता है लेकिन उसे अपनी माँ के चाबुक से बहुत डर लगता है। हालांकि उसी दिन मुन्नी की शादी हो जाती है और वहीं पर जो गोटिया की माँ होती है वो उसी दिन गोटिया का मुंडन भी करवा देती है। और वैसे तो जैसी मुन्नी की शादी होती है वैसी वो अपने दूल्हे के साथ चली जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गोटिया अभी मुन्नी को याद करता है और वो अभी भी ये सोचता है कि वो किसी तरह से मुन्नी से शादी कर ले। अब इसके लिए गोटिया ये फैसला करता है कि वो मुन्नी को हासिल करने के लिए काला जादू करेगा और काला जादू करके वो मुन्नी पर वशीकरण करेगा जिसके पास मुन्नी उसके पास आ जाएगी और फिर वो और मुन्नी दोनों शादी कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ तक गोटिया के बारे में जानने के बाद ही आप सभी समझ ही होंगे कि गोटिया कोई आम बच्चा नहीं था बल्कि वो बेसिकली एक साइको बच्चा था जिसके मन में मुन्नी को पाने का ऑब्सेशन था। अब इधर गोटिया जैसी काला जादू करने का फैसला करता है वैसे ही वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेता है और गांव के पास के एक जंगल में चला जाता है। हमें ये पता लगता है कि गांव के पास जो ये जंगल है इस जंगल का नाम चिंटुकवाड़ी है और क्योंकि ये गांव से दूर है इसीलिए आमतौर पर यहाँ जल्दी कोई नहीं आता है। गोटिया यहाँ पर अपनी छोटी बहन को रात के समय पर लाता है और यहाँ पर आकर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ बैठकर काला जादू करने लगता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला कर देता है और एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोटिया की छोटी बहन उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपनी छोटी बहन को क्यों मारना चाहता है। जिस पर गोटिया उसे बताता है कि उसे अपने काला जादू के अंदर एक लड़की की बलि देनी पड़ेगी और इसीलिए यहाँ पर वो उसे मारकर उसकी बलि देगा। और फिर गोटिया के हिसाब से जैसे उसका काला जादू पूरा होगा वैसी मुन्नी उसके पास आकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब गोटिया अपनी छोटी बहन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तभी उसकी छोटी बहन अपना बचाव करती है और वो गोटिया को धक्का मारती है। जिसके बाद जैसी गोटिया को धक्का लगता है वैसे उसका सर सीधा बरगद के पेड़ पर टकराता है और सर टकराने की वजह से गोटिया का सर फट जाता है और उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर गोटिया की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर गोटिया की जो छोटी बहन होती है वो जल्दी से भागकर गाँव जाती है और अपनी मदर के साथ साथ सारे गाँव वालों को वहाँ पर ले आती है। वहाँ पर आने के बाद ही सारे लोग गोटिया की हालत देखते हैं। लेकिन तभी गांव के जो मुख्य पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है क्योंकि असल में गोटिया एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है और अभी कुछ ही दिन पहले उसका मुंडन भी हुआ है। लेकिन गोटिया का मुंडन हुए 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और यहाँ पर गोटिया की अकाल मृत्यु हो गई है। और इसीलिए गाँव के सारे मुख्य पंडित बताते हैं कि अब गोटिया मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनने वाला है और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस बनने के बाद वो गाँव वालों का बुरा करे और इसीलिए उन सबको गोटिया को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए गाँव वाले गोटिया को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं जिस बरगद के पेड़ के नीचे गोटिया की मौत हुई थी। और फिर उसे दफनाने के बाद ही वो जो सारे मुख्य पंडित होते हैं वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस पूरे पेड़ को बांध देते हैं ताकि गोटिया उस पेड़ से कहीं भी दूर न जा सके और उसकी आत्मा जो कि ब्रह्म राक्षस बन चुकी है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह जाए। हालांकि यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि गोटिया जिस हालत में मरा है उस हालत में मरने वाले को मुंजिया कहते हैं जिसका मतलब अब गोटिया मुंजिया बन चुका है। अब इसके बाद ही कई साल बीत जाते हैं और बहुत सालों के बाद हम सीधा पुणे शहर को देखते हैं जो पुणे शहर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है लेकिन ये कोनकान और उसके गाँव से काफी दूर है। यहाँ पुणे के अंदर हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है बिट्टू और बिट्टू पुणे शहर के अंदर अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहता है यानी कि माँ और दादी के साथ। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के फादर की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी जो मदर है वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उससे वो लोग काफी अच्छा पैसा कमाते हैं एंड उनकी फैमिली काफी अच्छे से चल रही है। और अपनी फैमिली के अंदर बिट्टू, उसकी मदर और उसकी दादी तीनों काफी खुश हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू भी अपनी मदर की उनकी काम में हेल्प करता है और बिट्टू को भी लड़कियों के बाल काटना और उनका मेकअप करना काफी अच्छे से आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि बिट्टू की एक दोस्त होती है जो कि उसके बगल वाले घर में रहती है और बिट्टू की इस वाली दोस्त का नाम होता है बेला और ये बेला जो
कि एक लड़की होती है वो बिट्टू की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। यहाँ पर बेला बिट्टू से मिलने आती है और वह बिट्टू से अपने बॉयफ्रेंड को भी मिलवाती है और हम ये देखते हैं कि बेला के बॉयफ्रेंड का नाम कूबा होता है और वो एक अंग्रेज होता है। लेकिन बिट्टू को बेला के बॉयफ्रेंड से मिलकर खुशी नहीं होती क्योंकि असलियत में बिट्टू मन ही मन बेला से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी भी बेला से ये बात बोली नहीं है। हालांकि यहीं पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू को उसके मन में अचानक से वही पेड़ दिखता है जिस बरगद के पेड़ के नीचे मुंजिया को कैद करके रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बिट्टू ये भी देखता है कि इस बरगद के पेड़ के ऊपर एक राक्षस जैसा बच्चा है जो कि उसे अपने पास बुला रहा है। और यहाँ बिट्टू ये भी सोचता है कि उसे एक ख्याल बचपन से आ रहे हैं और वो हमेशा अपने मन में इसी पेड़ को देखता है। लेकिन यहाँ बिट्टू इन सारी बातों को इग्नोर करता है और वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने दोस्त से मिलने जाता है। हम ये देखते हैं कि बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि एक सरदार होता है और उसका नाम स्पीलबर्ग होता है। अब वैसे तो रियल में इसका नाम स्पीलबर्ग नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि बिट्टू के सरदार दोस्त को वीडियो शूट करने का काफी शौक होता है, इसीलिए वो अमेरिका के फिल्म मेकर स्पीलबर्ग से इंस्पायर होकर अपना खुद का नाम भी स्पीलबर्ग रख लेता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपनी लाइफ में काफी खुश होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से बिट्टू को उसके चाचा की बेटी का फोन आता है, यानी कि उसकी कजन सिस्टर का, जिसका नाम होता है रुक्कू। फोन पर रुक्कू बिट्टू से कहती है कि उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स कर दी है और इसीलिए अब कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सगाई होने वाली है। इसीलिए वो चाहती है कि बिट्टू अपनी फैमिली के साथ उसकी सगाई में आए। वो बताती है कि उसने बिट्टू की माँ को और दादी माँ को दोनों को इन्विटेशन दे दिया है और इसीलिए वो बिट्टू को भी पर्सनली बोल रही है। इसीलिए वो चाहती है कि उसकी सगाई में सब लोग आए। और फिर इसीलिए इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर तीनों ये फैसला करते हैं कि वो तीनों रुक्कू की सगाई में जाएंगे। हालांकि यहीं पर हम ये नोटिस करते हैं कि बिट्टू की मदर इस बात को सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो बिट्टू की ग्रैंड मदर से कहती है कि वो बिट्टू को लेकर रुक्कू की सगाई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जब भी बिट्टू को लेकर गाँव जाती है तब हमेशा बिट्टू की तबियत खराब हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो तीनों गाँव जाने का प्लान करते हैं और वो तीनों गाँव जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि रुक्कू और उसके पेरेंट्स यानी कि बिट्टू के चाचा की फैमिली कोनकान के उसी गांव में रहते हैं जिस गांव में मुंजिया रहता था। और अब क्योंकि बिट्टू मुंजिया के गांव से जुड़ा हुआ था और उसे हमेशा ही मुंजिया के ख्याल भी आते थे, इसलिए यहाँ पर ये सब देख के हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हो ना हो बिट्टू का मुंजिया से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हालांकि इन सब के बाद ही बिट्टू और उसकी फैमिली सीधा गाँव पहुंचते हैं और कोनकान के गाँव में आकर वो लोग सीधा अपने चाचा के घर जाते हैं। बिट्टू जब चाचा के घर पहुंचता है तब वहाँ पर उसके चाचा की फैमिली उन सबको देखकर काफी खुश होती है। लेकिन हम यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि बिट्टू का जो चाचा है वो बिट्टू को और उसकी मदर को दोनों को नापसंद करता है और वो इसीलिए क्योंकि बिट्टू के चाचा का ऐसा मानना है कि उसके बड़े भाई की मौत बिट्टू और उसकी मदर की वजह से हुई है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर घर के अंदर बिट्टू के चाचा बिट्टू की मॉम को थोड़ा बुरा भला कहते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। लेकिन इसी आर्गुमेंट की वजह से बिट्टू के चाचा को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बिट्टू को उसके डैड की मौत के बारे में बताने लगता है। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू को अब तक ये पता नहीं होता है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी मदर और दादी ने इस बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया था। लेकिन यहाँ पर बिट्टू का चाचा गुस्से में आकर बिट्टू को सब कुछ बताने लगता है और वो बिट्टू से कहता है कि यहाँ हमारे गाँव के पास ही एक जंगली एरिया है जिसका नाम है चिंटुकवाड़ी और वो चिंटुकवाड़ी हमारी पुश्तैनी जगह है। लेकिन उसी चिंटुकवाड़ी के अंदर एक बरगद का पेड़ है जो कि शापित है, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पर एक लड़का मर गया था और अब गाँव वालों को ऐसा मानना है कि वो मुंजिया बन गया है, इसीलिए उसके डर से रात को वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। लेकिन आज से काफी साल पहले उसके बड़े भाई ने यानी कि बिट्टू के फादर ने उस चिंटुकवाड़ी को बेचने की कोशिश की थी। लेकिन अब क्योंकि उसके शापित होने के किस्से सबको पता है, इसलिए कोई भी चिंटुकवाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबके मन में उस पेड़ का और मुंजिया का डर था। और इसी वजह से उसके बड़े भाई ने डिसाइड करा कि वो चिंटुकवाड़ी से उस पेड़ को ही काट देगा। लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई उस पेड़ को काटने गया ताकि पेड़ के कटने के बाद ही वो ये साबित कर सके कि ना तो वो पेड़ शापित है और ना ही वहाँ पर कोई मुंजिया है। लेकिन जैसे उसका बड़ा भाई पेड़ को काटने गया वैसे अचानक से उसकी मौत हो गई और वो पास के समुद्र के अंदर डूब गया। और फिर इसके आगे बिट्टू का चाचा बिट्टू से कहता है, बिट्टू तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा ने ये सब किसके लिए किया था? तुम्हारे पापा ने ये सब किया था तुम्हारी माँ के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ का ब्यूटी पार्लर बड़ा करना था और उसे एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोल के देना था और इसी काम के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे जिसके लिए वो चिंटुकवाड़ी बेचना चाहते थे। लेकिन उन समय उनकी मौत हो गई और इसीलिए उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उन्हीं की वजह से मेरे बड़े भाई की मौत हुई है। और हाँ बिट्टू, क्योंकि तुम इस औरत के बेटे हो इसीलिए मुझे तुमसे भी नफरत है। अपने चाचा के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर बिट्टू रोने लगता है और इसीलिए रोते हुए वो सीधा घर के बाहर आता है और बाहर आकर सीधा स्कूटी उठाता है और वहाँ से डायरेक्टली चिंटुकवाड़ी चला जाता है। और चिंटुकवाड़ी पहुंचकर वो उसी बरगद के पेड़ के आगे आ जाता है जहाँ पर उसके फादर की मौत हुई थी। इधर बाकी के घर वाले भी बिट्टू को ढूंढने लगते हैं और बिट्टू के चाचा जानकारी के लिए सारे गाँव वालों को फोन करते हैं, जिसके बाद उसके चाचा को पता लगता है कि गाँव के एक आदमी ने बिट्टू को चिंटुकवाड़ी में जाते हुए देखा था। बिट्टू का चाचा ये बात जानने के बाद ही परिवार वालों को बिट्टू के बारे में बताता है और वो सबसे कहता है कि बिट्टू चिंटुकवाड़ी के अंदर है। बट ये सुनकर बिट्टू की दादी बिट्टू के चाचा से कहती है कि वो जल्दी से चिंटुकवाड़ी जाए और बिट्टू को बचा कर लाए। लेकिन बिट्टू का चाचा ऐसा करने से मना कर देता है और वो बिट्टू की दादी से यानी कि अपनी माँ से कहता है कि रात के टाइम पर चिंटुकवाड़ी में कोई नहीं जाता है और इसीलिए वो भी वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी ये फैसला करती है कि वो खुद ही चिंटुकवाड़ी में जाएगी और बिट्टू को बचा कर लाएगी, क्योंकि बिट्टू की दादी ये जानती थी कि चिंटुकवाड़ी में जाने से बिट्टू की जान को खतरा हो सकता है। हालांकि चिंटुकवाड़ी जाने से पहले हम ये देखते हैं कि बिट्टू की दादी अपना एक बक्सा खोलती है और बक्से के अंदर से एक चाबुक निकालती है और फिर यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि ये बिल्कुल वही चाबुक होता है जिस चाबुक का इस्तेमाल करके मुंजिया की माँ उसे मारा करती थी। हालांकि फिर इसके बाद ही हम ये भी जान जाते हैं कि असल में बिट्टू की जो दादी है वो मुंजिया की छोटी बहन है, यानी कि वही छोटी बहन जिसे मुंजिया ने मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उस रात वो खुद ही मारा गया था। और इसके साथ ही यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि बिट्टू के ख्यालों में उसे हर बार मुंजिया और वो बरगद का पेड़ भी इसीलिए दिखते हैं क्योंकि बिट्टू मुंजिया के वंशज का है और बिट्टू के अंदर भी मुंजिया के परिवार का ही खून है और इसीलिए मुंजिया अपने परिवार के
के लोगों को दिख सकता है। यहाँ पर बिट्टू की दादी यानी कि मुंजिया की बहन ये जानती थी कि मुंजिया को अगर किसी से डर लगता है तो वो डर लगता है सिर्फ उसकी माँ के चाबुक से, और इसीलिए इसी चाबुक से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी इस चाबुक को लेती है और चाबुक लेकर सीधा चिंटूकवाड़ी जाती है। चिंटूकवाड़ी पहुंचते ही जैसी वो बरगद के पेड़ के सामने आती है वैसी बिट्टू की दादी देखती है कि उस बरगद के पेड़ के ऊपर मुंजिया बैठा है, जो कि बिट्टू की दादी को देखते ही पहचान जाता है कि वो उसकी छोटी बहन है। और इसलिए मुंजिया उस पर हंसता है और वो उससे कहता है कि उसकी छोटी बहन तो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन यहीं पर बिट्टू की दादी मुंजिया से यानी कि अपने बड़े भाई से कहती है कि दादा प्लीज वो उसके पोते को छोड़ दे। अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मराठी के अंदर बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बिट्टू की दादी मुंजिया को दादा कहती है। अगले पल बिट्टू की दादी देखती है कि मुंजिया ने अपने बरगद की पेड़ की शाखाओं से बिट्टू को बांध रखा है, और इसलिए बिट्टू की दादी जैसी बिट्टू को देखती है वैसी वो वहाँ जाती है और वो बिट्टू को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन मुंजिया ने टहनियों से बिट्टू को बांधा होता है और इसलिए बिट्टू की दादी उन पर चाबुक मारती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चाबुक के मार से न सिर्फ मुंजिया डरता है बल्कि इस चाबुक की मार से मुंजिया को नुकसान भी होता है, और इसीलिए मुंजिया जल्दी से बिट्टू को छोड़ देता है। जिसके बाद बिट्टू की दादी बिट्टू को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं वैसे मुंजिया बिट्टू के पास आता है और वो उसकी पीठ पर अपना हाथ चिपका देता है। पर यह देखकर बिट्टू की दादी फिर से मुंजिया को मारती है, जिसके बाद चाबुक के लगते है मुंजिया उसे छोड़ देता है और वो फिर से पेड़ पर चला जाता है। इसके बाद ही बिट्टू की दादी जल्दी से उसे लेकर चिंटूकवाड़ी से बाहर आती है, और वहाँ से काफी दूर आने के बाद ही बिट्टू उनसे पूछता है कि दादी आखिर ये सब क्या है, वो कौन था और आप उसे कैसे जानती थी, और आखिर आपको ये कैसे पता था कि उसे इसी चाबुक से डर लगता है। इन सब बातों को सुनने के बाद ही बिट्टू की दादी उसे सब कुछ बताती है और वो उसके सामने सारी सच्चाई को रख देती है। जिसके बाद बिट्टू ये जान जाता है कि वो मुंजिया असल में उसकी दादी का बड़ा भाई है और उसने अब तक क्या क्या किया है। मुंजिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही बिट्टू भी काफी डर जाता है। लेकिन बिट्टू की दादी उससे कहती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है, और इसीलिए बिट्टू को भी बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो फिर से कभी भी उस पेड़ के पास न जाए। लेकिन इसके अगले पल में हम ये देखते हैं कि मुंजिया बिट्टू के सामने खड़ा होता है और वो इस टाइम पर उसकी दादी के पीछे होता है। मुंजिया को देखकर बिट्टू हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी दादी ने उससे बोला था कि मुंजिया उस पेड़ से दूर कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन अब वो उनके पास आ चुका है। और इसीलिए वहाँ पर आते ही मुंजिया सीधे बिट्टू की दादी की गर्दन पकड़ता है और वो झटके से उनकी गर्दन तोड़ के उन्हें मार देता है। और फिर यहीं पर ही हम ये समझ जाते हैं कि असल में बिट्टू के जाने से पहले मुंजिया ने जब उसकी पीठ पर हाथ चिपकाया था तब उसके जरिए उसने बिट्टू की पीठ पर अपना निशान छोड़ दिया था, और इसीलिए बिट्टू के माध्यम से उसने अपने आप को बरगद के पेड़ से आजाद कर लिया, एंड दैट्स व्हाई वो कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन ये सब देखने के बाद ही बिट्टू बेहोश हो जाता है, और फिर इसीलिए कुछ टाइम बाद ही गांव वाले उसे ढूंढते हुए आते हैं और वो बिट्टू को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल आकर बिट्टू की आंखें खुलती हैं और तब बिट्टू ये पूछता है कि उसकी दादी कैसी है, जिस पर उसके घर वालों से बताते हैं कि वहाँ चिंटूकवाड़ी से थोड़ी सी दूरी पर उसकी दादी की लाश मिली है, जिसका मतलब उसकी दादी मर चुकी है। हालांकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसीलिए पुलिस का ऐसा मानना है कि शायद से उसकी दादी फिसल कर गिर गई होगी और इसीलिए उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन असल में बिट्टू इस बात को जानता था कि उसकी दादी की मौत गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी दादी को मुंजिया ने मारा है। हालांकि बिट्टू इतना ज्यादा डरा होता है कि वो इस बारे में किसी को भी बता नहीं पाता है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू के जो चाचा होते हैं वो बिट्टू की मदर से झगड़ा करने लगते हैं और वो फिर से बिट्टू की मदर को ब्लेम करते हैं कि पहले उसकी वजह से उसका भाई मर गया और अब उस औरत की वजह से उसकी माँ भी मर गई। लेकिन ये सब सुनकर बिट्टू की मदर को गुस्सा आता है और इसीलिए वो बिट्टू को लेकर उस गाँव से निकल जाती है और बस पकड़ के सीधा पुणे आने लगती है। लेकिन बस में हम ये देखते हैं कि बिट्टू की पीछे वाली सीट पर मुंजिया होता है और बिट्टू भी जैसी मुंजिया को देखता है वैसे ही वो बहुत डर जाता है। हालांकि यहाँ पर मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ बिट्टू देख सकता है और कोई भी नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि बिट्टू की रगों में उसका खून दौड़ रहा है। हालांकि मुंजिया को देखकर बिट्टू काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अचानक से मुंजिया गायब हो जाता है और फिर आगे हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपने घर आ चुका है। लेकिन घर आने के बाद जैसी रात होती है और बिट्टू सोने जाता है वैसे मुंजिया उसके रूम में आ जाता है और वो बिट्टू से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। लेकिन बिट्टू को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो सिंपली उससे डरने लगता है। और अब क्योंकि बिट्टू मुंजिया के लिए उसकी बातें नहीं मान रहा था इसीलिए मुंजिया उसे पीटने लगता है। वो कभी बिट्टू को बिस्तर से गिरा देता है, कभी उसे उठाकर दीवार पे फेंक देता है और कभी तो उसके ऊपर अलमारी गिरा देता है। लेकिन इन सब के बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि मुंजिया उससे किसी मुन्नी को ढूंढने के लिए कह रहा है। लेकिन बिट्टू ऐसा करने से मना कर देता है और वो सिंपली मुंजिया से कहता है कि उसने उसकी दादी को मार दिया है और इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। लेकिन बिट्टू जैसे ऐसा बोलता है वैसी मुंजिया जल्दी से बिट्टू की मदर के पास जाता है और बिट्टू की मदर इस टाइम पर घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है। लेकिन तभी जहाँ पर बिट्टू की मदर खड़ी होती है उसके पास ही एक स्ट्रीट लैंप होता है और मुंजिया उसी लैंप पर चढ़ जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मदर के ऊपर गिरा देता है। लेकिन लकीली वो लैंप बगल में गिरता है और इसलिए बिट्टू की मदर को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये देखकर अब बिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो मुंजिया से कहता है कि वो जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेगा। लेकिन मुंजिया उससे कहता है कि वो उसके पास रात को आया करेगा और इसीलिए उसे मुन्नी को रात को ढूंढना पड़ेगा। एंड इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बिट्टू को ना चाहते हुए भी रोज रात को अपनी नींद खराब करनी पड़ती है और घर के बाहर घूम घूम कर मुन्नी को ढूंढना पड़ता है। और इस पूरे टाइम के दौरान मुंजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है और जहाँ भी बिट्टू थोड़ा सा रुकता है और आराम करता है वहीं पर मुंजिया कभी उसे परेशान करने के लिए मारने लगता है और कभी कभी वो उसके सामने दूसरों को मारने लगता है। इसलिए बिट्टू को परेशान होकर भी मुंजिया की बातें माननी पड़ती हैं। बिट्टू इन सब से परेशान हो जाता है और इसीलिए कुछ दिन बाद ही वो अपने सरदार दोस्त को सब कुछ बता देता है, यानी कि स्पीलबर्ग को। और वैसे तो स्पीलबर्ग को मुंजिया दिखाई नहीं देता लेकिन वो मुंजिया की बातें सुन पाता है, इसीलिए उसे भी बिलीव हो जाता है कि बिट्टू को सच में मुंजिया परेशान कर रहा है। बिट्टू स्पीलबर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुन्नी को ढूंढना है क्योंकि उस मुंजिया को मुन्नी को ढूंढकर उसे शादी करनी है और उसके बाद ही हमारा पीछा छोड़ेगा। अब इसके बाद ही वो दोनों दिमाग लगाते हैं और स्पीलबर्ग बिट्टू से कहता है कि मुंजिया उसके गाँव का था इसलिए हो सकता है कि मुन्नी भी उसके गाँव की हो। और फिर ये बात सुनते बिट्टू सीधा रुकू को फोन करता है, यानी अपनी कजन सिस्टर
को और उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आज से सालों पहले मुन्नी नाम की गांव में कौन सी लड़की थी। रुको उसे पता करके बताती है कि असल में उनके घर के बगल में घर है जिस घर में सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़की रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद ही मुन्नी यहाँ से चली गई थी। लेकिन रुको बिट्टू को उसकी फोटो भेजती है, लेकिन बिट्टू और स्पीलबर्ग जैसी मुन्नी की बचपन की फोटो देखते हैं वैसी वो दोनों नोटिस करते हैं कि मुन्नी अपने बचपन की फोटो में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी बिट्टू की दोस्त बेला अपने बचपन में लगती थी। और इसीलिए यहीं से बिट्टू और स्पीलबर्ग को ये शक होता है कि शायद से हो सकता है कि मुन्नी और बेला का कोई ना कोई कनेक्शन हो। और फिर इसके लिए जैसी वो लोग तहकीकात करते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि असल में मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है। और सालों पहले जब गांव में मुन्नी की शादी हुई थी तब शादी के बाद ही वो पुणे आकर यहाँ पर बस गई थी, जिसका मतलब बेला और उसकी दादी मुन्नी बिट्टू के बगल में ही रहती है। ये जानने के बाद ही बिट्टू मुंजिया को बताता है कि उसकी मुन्नी उसके बगल में रहती है और फिर ये बोलकर वो मुंजिया को उसके पास ले जाता है। लेकिन जैसी मुंजिया देखता है कि उसकी मुन्नी अब बूढ़ी हो चुकी है वैसी वो उससे शादी करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो बेला को देख लेता है और क्योंकि बेला भी काफी हद तक उसके दादी जैसी दिखती थी इसीलिए मुंजिया को यहाँ पर बेला से प्यार हो जाता है और अब वो बिट्टू से कहता है कि वो बेला से शादी करेगा। लेकिन ये सुनकर बिट्टू मना कर देता है और वो मुंजिया से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और बेशक से मुंजिया उसकी जान ले लेकिन वो इस काम में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पर यह सुनते ही मुंजिया बिट्टू से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं करी तो वो बिट्टू के सामने उसके चाहने वालों को मार देगा। वो बिट्टू की मदर को मार देगा, उसके सरदार दोस्त को मार देगा, बेला को मार देगा और बाकियों को भी मार देगा। और इसीलिए मुंजिया की बातें सुनकर बिट्टू डर जाता है और वो उस टाइम पर मुंजिया की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तब दिन का टाइम आते ही मुंजिया गायब हो जाता है। और वैसे यहाँ पर हमें ये चीज भी पता लगती है कि मुंजिया सिर्फ रात को ही आता है और रात को ही रहता है, बाकी दिन होते ही वो गायब हो जाता है और इसीलिए दिन के टाइम में वो कभी भी बिट्टू के पास नहीं आ सकता। यहाँ पर बिट्टू अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए वो अपने सरदार दोस्त स्पीलबर्ग से हेल्प मांगता है। इसके बाद ही स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर सीधा भूत भगाने वाले एक आदमी के पास जाता है और भूत भगाने वाले ये आदमी और कोई नहीं बल्कि साउथ के फेमस एक्टर सत्यराज होते हैं, यानी कि अपने बाहुबली के कटप्पा। यहाँ पर आने के बाद ही बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों कटप्पा से मिलते हैं जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है एल्विस प्रभाकर और इसीलिए आसानी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इन्हें एल्विस बोलेंगे। एल्विस से मिलने के बाद ही वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और फिर इसके बाद ही बिट्टू एल्विस को अपनी पीठ पर का निशान दिखाता है और बिट्टू की पीठ पर एक हाथ का निशान होता है और ये हाथ का निशान मुंजिया का होता है। यहाँ पर एल्विस जैसे इस हाथ के निशान को देखता है वैसे वो समझ जाता है कि ये निशान मुंजिया का है और इसीलिए वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो मुंजिया है। उनके मुंह से इस बात को सुनते बिट्टू हैरान रह जाता है क्योंकि बिट्टू अपने मन में ये सोचता है कि उसने अभी तक उन्हें खुद से मुंजिया के बारे में बताया नहीं था, लेकिन एल्विस ने मुंजिया के हाथ का निशान देखते ही मुंजिया के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद एल्विस अपने रूम से एक बड़ा सा स्क्रोल लेकर आता है और उसके अंदर काफी सारे पुराने पेपर्स होते हैं जिनके अंदर पुरानी कथाएं लिखी होती है और उन पर कई सारी चित्रकला बनी होती है। वो सब दिखाकर एल्विस उन्हें बताता है कि पुरानी कथाओं के हिसाब से मुंजिया एक पावरफुल भूत होता है। असल में जब भी किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होता है और वो अपने मुंडन होने के 10 दिन के अंदर ही मर जाता है तब वो एक ऐसा ताकतवर ब्रह्म राक्षस बनता है जो कि मुंजिया कहलाता है। और वैसे तो मंत्रों के इस्तेमाल से मुंजिया को कैद किया जा सकता है, लेकिन अगर उस मुंजिया को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि उसी के परिवार या वंशज का हो तो मुंजिया उसके जरिए खुद को कैद से निकाल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके मन में जो इच्छा बाकी रह गई है वो अपनी उस वाली इच्छा को पूरा करने के लिए भी उस आदमी का इस्तेमाल कर सकता है। और इस टाइम पर तुम्हारा मुंजिया तुम्हारे साथ ऐसे ही कर रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद ही बिट्टू एल्विस से पूछता है कि अब आखिरकार मुंजिया क्या करना चाहता है और एक्चुअली में हम लोग उसे रोक कैसे सकते हैं। इस पर एल्विस उसे बताता है कि ये मुंजिया बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए जब तक अपने ब्रह्म राक्षस के रूप में तब तक इन्हें मारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, तुम जिस मुंजिया की बात कर रहे हो उसे शादी करनी है और शादी करने के लिए उसे एक विधि को अपनाना पड़ेगा। इस विधि को करने के लिए वो तुमसे कहेगा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है तुम लोग उसे लेकर सीधा उसी पेड़ के पास पहुंच जाओ जिस पेड़ में उसे कैद किया गया था और वहाँ पर आने के बाद ही वो तुमसे ये भी कहेगा कि तुम उसके लिए किसी बकरी को पकड़ कर लाओ और जब तुम बकरी को भी ले आओगे तब वो तुम्हें बकरी के सर पर एक निशान बनाने के लिए कहेगा जो निशान कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, तुम उसके वंशज के हो इसीलिए वो तुमसे कहेगा कि तुम इस निशान को अपने खून से बनाओ क्योंकि खून से बनाने के बाद ही वो निशान काम करेगा। और तुम जैसे अपने खून से उस बकरी के सर पे निशान बनाओगे वैसे मुझे अपने आप को उस बकरी में डाल लेगा और फिर उसके बाद वो उस लड़की से शादी करेगा। और एक बार जैसे उसने शादी कर ली वैसी वो लड़की भी मारी जाएगी जिसके बाद मुंजिया उस लड़की की आत्मा को लेकर चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की की आत्मा को अपने साथ रखेगा। और यही इस मुंजिया का मकसद है। हालांकि इसके आगे एल्विस उन्हें बताता है कि इस दौरान वो लोग मुंजिया को मार सकते हैं, लेकिन हाँ, मुंजिया को तभी मारा जा सकता है जब मुंजिया अपने आप को बकरी के शरीर में डाल देगा। लेकिन उनके पास काफी कम टाइम होगा क्योंकि जैसे मुंजिया बकरी के शरीर में आएगा वैसी वो लड़की से शादी करने लगेगा और अगर उसने शादी कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे मुंजिया अपने आप को बकरी में डाले उन लोगों को वैसे उस बकरी को मार देना होगा क्योंकि जैसी वो बकरी मारी जाएगी वैसे उसके साथ ही मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। हालांकि एल्विस उन सबको प्लान समझाने के बाद ही उनसे ये भी कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने में वो भी उनका साथ देगा। अब इसके बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और इसीलिए जैसे इसी रात को मुंजिया उसके पास आता है वैसे वो मुंजिया से कहता है कि वो मुंजिया की शादी बेला से करवाने के लिए राजी है और वो शादी करवाने के लिए बेला को गाँव लेकर जाएगा। इसके बाद ही बिट्टू बेला से मिलता है और वो बेला के सामने बहाना करके उसे अपने गाँव लाने के लिए राजी कर लेता है। जिसके बाद बिट्टू, बेला और उसका दोस्त स्पीलबर्ग तीनों उसके गाँव जाते हैं। बेला को गाँव लाने के बाद बिट्टू उसे नारियल पानी पिलाता है, लेकिन वो उस नारियल पानी में शराब मिला देता है जिस वजह से जैसी बेला उसे पीती है वैसी बेला नशे में आ जाती है और इसलिए बिट्टू जल्दी से बेला को लेता है और अपने दोस्त स्पीलबर्ग के साथ मिलकर सीधा चिंटूकवाड़ी में आता है। हालांकि इन सब के दौरान ही हम ये देखते हैं
कि गांव में बिट्टू की जो कजन सिस्टर होती है यानी कि रुक्कू, वो भी मुंजिया को देख लेती है। और अब क्योंकि वो भी सेम खानदान से है इसलिए वो भी मुंजिया को देख पाती है। इसलिए बिट्टू रुक्कू को सब कुछ समझाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर एक बकरी उठाते हैं और सारी चीजों को लेकर सीधा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ही जैसा एल्विस ने बोला था मुंजिया बिल्कुल वैसा ही बोलता है और वो बिट्टू से कहता है कि वो बकरी के सर पे अपने खून से इस तरह के निशान को बना दे। और फिर बिट्टू जैसे अपने खून से उसके सर पे ऐसा निशान बनाता है वैसी मुंजिया बकरी की बॉडी में अपना शरीर डाल लेता है। लेकिन जैसी वो बकरी की बॉडी में आता है और शादी करने आता है वैसे बिट्टू उस बकरी को पकड़ लेता है और वो उसे काटने लगता है। लेकिन वो उस पर हमला करता है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि बेला जो कि नशे की हालत में थी वो बिट्टू को ऐसा करने से रोक देती है और वो नशे की हालत में उससे कहती है कि ये बकरी मेरा पति है, मेरी शादी हो रही है इससे, तुम इसे मार क्यों रहे हो, इसे मत मारो। और बेला ये सब इसीलिए बोल रही होती है क्योंकि वो नशे में होती है। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से बिट्टू मुंजिया को मार नहीं पाता है। हालांकि इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि उस बकरी के सर पे जो निशान बना होता है वो निशान बेला के शरीर में चिपक जाता है, जिस वजह से बेला के शरीर पर भी वैसा निशान बन जाता है। हालांकि तभी बिट्टू को एल्विस की कई भी बातें याद आती है और एल्विस ने उससे कहा था कि जब वो बकरी के सर पर अपने खून से निशान बनाएगा तब उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो निशान बकरी के सर के अलावा और कहीं पर भी ना बने, खास करके किसी इंसान पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुंजिया सीधा उसकी बॉडी में घुस जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा ही देखते हैं क्योंकि जैसे ही बकरी का सर बेला की बॉडी पर लगता है और बेला के शरीर पर वो निशान चिपकता है वैसी मुंजिया सीधा बेला के अंदर घुस जाता है। और फिर जैसी वो बेला के अंदर आता है वैसी वो देखने में बहुत डरावनी हो जाती है और वो बिट्टू से कहती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है, जिसका मतलब उन सब ने मुंजिया को धोखा दिया है और इसलिए मुंजिया उन सबको मार देगा। और फिर ये बोलकर मुंजिया जो कि बेला की बॉडी में होता है वो सब पर अटैक कर देता है। अब मुंजिया से बचने के लिए बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो चिंटूकवाड़ी से भागकर सीधा रुक्कू के घर में घुस जाते हैं। लेकिन मुंजिया पीछा करते हुए वहाँ भी पहुंच जाता है। अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये काफी हॉरर सीन होता है, लेकिन जैसा कि स्त्री मूवी के एंड में हमने देखा था कि वहाँ हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी हो रही थी, ठीक बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हॉरर के साथ साथ काफी कॉमेडी हो रही होती है। इसी टाइम पर बिट्टू एल्विस को भी अपने पास बुला लेता है। हालांकि इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि इन सारी भागा दौड़ी के दौरान ही वो निशान बिट्टू के चाचा के सर पर भी बन जाता है, जिस वजह से मुंजिया बेला की बॉडी से निकलकर सीधा बिट्टू के चाचा की बॉडी में घुस जाता है। और अब उसके बाद ही वो सब पर हमला करने लगता है। सबको ठिकाने के बाद ही मुंजिया जो कि बिट्टू के चाचा की बॉडी में था वो सीधा बेला को पकड़ता है और उसे लेकर सीधा चिंटूकवाड़ी में जाता है। लेकिन ये देखकर बिट्टू उनका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है। हालांकि रास्ते में वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर मुंजिया ने उसकी दादी को मारा था। लेकिन वहाँ पर आते बिट्टू ये देखता है कि उसकी दादी के हाथों में जो चाबुक होता है वो बिल्कुल उसी जगह पर होता है जिस जगह पर उसकी दादी की मौत हुई थी। और जाहिर है ये चाबुक जैसी छड़ी वही छड़ी होती है जिससे कि मुंजिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए बिट्टू उसे उठा लेता है और उसे लेकर सीधा चिंटूकवाड़ी में पहुंचता है। चिंटूकवाड़ी में पेड़ के पास आते ही वो देखता है कि वहाँ पर मुंजिया बेला से शादी करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी ये सब देखकर वो बेला को बचाने की कोशिश करता है और उस चाबुक जैसी छड़ी से मुंजिया पर अटैक करता है। हालांकि इस दौरान बिट्टू उस पर काफी हमले करता है, लेकिन तब भी मुंजिया काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो बिट्टू को उठाकर फेंकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बिट्टू फाइट करते हुए किसी तरह से अपने चाचा की पीठ पर वही निशान बना देता है जिस निशान से मुंजिया शरीर बदलता है। और फिर चाचा की पीठ पर निशान बनाने के बाद ही बिट्टू जल्दी से वो निशान पेड़ पर भी बना देता है। और फिर जैसे वो पेड़ पर निशान बनाता है वैसे हम ये देखते हैं कि मुंजिया बिट्टू के चाचा की बॉडी से निकल जाता है और वो सीधा पेड़ की बॉडी में घुस जाता है। मतलब कि अब मुंजिया पेड़ के अंदर आ जाता है। और अब बिट्टू को और बेला को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुंजिया को पेड़ के अंदर कैद कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि मुंजिया बहुत ज्यादा पावरफुल था इसीलिए मुंजिया पेड़ के अंदर आने के बाद भी पूरे पेड़ को कंट्रोल करता है और वो पेड़ की टहनियों से उन सबको पकड़ने लगता है। लेकिन तभी बेला ये देखती है कि उस बरगद के पेड़ के पास ही एक लालटेन रखा है जिसके अंदर काफी सारा मिट्टी का तेल है। और इसीलिए बेला किसी तरह से उसे उठाती है और उसे लेकर सीधा पेड़ के ऊपर मारती है जिससे कि पेड़ के ऊपर मिट्टी का तेल लग जाता है। और फिर तभी बिट्टू ये देखता है कि उसके पास भी एक लकड़ी है जो कि जल रही है और असल में ये वही लकड़ी होती है जिस लकड़ी को उन्होंने पहले रखा होता है, यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम पर वो लोग मुंजिया और बेला की शादी करवा रहे थे। और इसीलिए बिट्टू उस जलती लकड़ी को उठा लेता है और उससे सीधा पेड़ में आग लगा देता है। पेड़ में जैसी आग लगती है वैसे हम ये देखते हैं कि पूरा पेड़ जलने लगता है और पेड़ के साथ साथ मुंजिया भी जलने लगता है। और इसीलिए बिट्टू मुंजिया की पकड़ से खुद को छुड़वा लेता है और वो बेला के साथ सीधा पेड़ से काफी दूर आ जाता है। जिसके बाद वो और बेला दोनों चिंटूकवाड़ी से निकल जाते हैं और इधर ये पेड़ काफी ज्यादा जल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब मुंजिया खत्म हो चुका है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और बिट्टू भी बेला को लेकर पुणे आ जाता है। पुणे आने के बाद ही बेला उसे बताती है कि अब वो अपने काम के सिलसिले में ब्राजील जा रही है और इसीलिए वो कई साल बाद वापस आएगी। लेकिन बेला के जाने से पहले बिट्टू उसे आई लव यू कहता है और वो बेला से कहता है कि वो उससे सालों से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर बेला बिट्टू से कहती है कि वो बिट्टू से प्यार नहीं करती और वो बिट्टू को अपना दोस्त समझती है। पर यह सुनकर बिट्टू से कहता है कि अगर वो उसे अपना दोस्त मानती है तो वो उसका दोस्त बनकर ही रहेगा, क्योंकि वो मुंजिया नहीं है जो उससे जबरदस्ती शादी करेगा। और फिर उसके
ये बोलने के बाद ही ये सीन चेंज होता है और हम डायरेक्टली मुजिया के पेड़ को देखते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि मुजिया के पेड़ की कटाई चल रही है और कुछ लोग मिलकर इस पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन अगले पल हम ये जानते हैं कि मुजिया मरा नहीं है और वो अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ पर मुजिया की झलक भी दिखती है। लेकिन इसके बाद ही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप सभी ने स्त्री मूवी देखी है तो वहाँ पर आप सबने नोटिस किया होगा कि उस मूवी के एंड में भी स्त्री जिंदा बच जाती है और इसीलिए यहाँ पर भी इस मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर भी मुजिया जिंदा बच गया है। सो इसीलिए हो सकता है कि आने वाली मूवीज के अंदर इन सब का एक साथ इस्तेमाल किया जाए। अब हालांकि जैसी इस मूवी की स्टोरी एंड होती है वैसी मूवी के एंड सीन में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन भेड़िया मूवी से कनेक्टेड होता है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम वरुण धवन को देखते हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही भेड़िए से इंसान बने होते हैं और इसीलिए यहाँ पर वरुण धवन के पास उसका दोस्त जाना आता है और वो उसे कपड़े देता है। लेकिन इसके बाद ही मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो मुजिया मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।